नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 8th क्लास का ज्योग्राफी शुरू की हुई थी एनसीईआरटी में, और इसके अंतर्गत हम इसका जो 3rd चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे थे, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत हम ऑलरेडी 4 वीडियो डाल चुके हैं और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज़ लीडिंग टू इट्स शॉर्टेज। देखिए, जैसे जैसे अपने जो जीवाश्म ईंधन है इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, इससे इनकी कमी होती जा रही है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये लगातार इसके उपयोग से जो चल रहा है, जिस दर से इसका उपयोग चल रहा है, यदि ये इसी दर से चलता रहा तो निकट भविष्य में ये जो संसाधन है ये ख़त्म हो जाएंगे। द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड, ये ख़त्म हो जाएंगे। मोर इन सब के अलावा देयर यूज ऑल्सो कोजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमारे जो कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज हैं इनके प्रयोग से हमारा जो पर्यावरण है उसको भी नुकसान होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो यहाँ पर देखिए, therefore there is need for using non-conventional source as solar energy, wind energy, tidal energy which are renewable। इसलिए आज आवश्यकता है कि हम ऊर्जा के गैर परंपरागत जो स्रोत हैं उनका इस्तेमाल करें, जिनके अंदर की आपके सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, जो कि नवीकरणीय संसाधन हैं, जिनको आसानी से नवीकरणीय किया जा सकता है इनका। तो इनसे संसाधन जो कि पुनः प्राप्त किए जा सकें, अपने पुराने रूप में दोबारा से प्राप्त हो जाए। देखिए, जब तक सूर्य रहेगा सोलर एनर्जी हमें मिलती रहेगी, जब तक हवा चलती रहेगी हमें पवन ऊर्जा मिलती रहेगी, जब तक समुद्र रहेंगे, समुद्रों में लहरें आएंगे, ज्वार भाटा जाएंगे, तो उससे हमें ज्वारीय ऊर्जा मिलती रहेगी। ऐसे संसाधन हैं जो कभी नहीं ख़त्म होने वाले। जबकि हमारे जीवाश्म ईंधन है वो उनको बनने में भी लाखों वर्ष लग जाते हैं, और एक बार ख़त्म होने पर ये जो है मानव उपयोग के लिए जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है वो इससे वंचित रह जाएगी। इसलिए संसाधनों का हमें कन्वेंशनल वे में इस्तेमाल करना चाहिए, एक कन्वेंस तरीके से इनका प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए अब हम नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सोलर एनर्जी, सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरीडे। देखिए, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश हम प्रतिदिन महसूस करते हैं। सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो सूर्य से एनर्जी आती है, ऊष्मा आती है, उस ऊर्जा को सोलर सेल्स के अंदर इकट्ठा करके उससे बिजली उत्पन्न की जा सकती है। मैनी ऑफ दी सेल्स आर ज्वाइंट इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और इनमें से ये जो सोलर एनर्जी है, इन सोलर सेल्स को एक पैनल के साथ अटैच कर दिया जाता है और उस अटैच से जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है। देखिए, इसके एडवांटेज और नॉन एडवांटेजेस दे रखे हैं। देखिए, विंड एनर्जी नॉन पोल्यूटिंग है। डिसएडवांटेज क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन करती है। इसके एडवांटेज देखिए, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप। यदि एक बार इसको स्थापित कर दिया जाए तो इसके निर्माण में फिर जो है बिजली की दर काफ़ी कम हो जाती है। सेफ एंड क्लीन, सुरक्षित है और स्वच्छ भी है। इसमें क्या, विंड मिल्स कॉस्टली टू सेटअप। देखिए, इसका यदि हम लो कॉस्ट बोलते हैं तो दूसरी तरफ इनको स्थापित करने में थोड़ा सा पैसा अधिक लगता है, लेकिन एक बार सेटअप हो जाएं तो इन सेटअप होने के बाद ये जो है काफ़ी लंबे समय तक बिना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस के जो है हमें लगातार इलेक्ट्रिसिटी देते रहेंगे। डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस। इससे क्या होता है कि रेडियो और टीवी रिसेप्शंस हैं उसमें काफ़ी जो संप्रेषक उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता हो, उसमें दखल आती है। हार्मफुल टू बर्ड्स, पक्षियों के लिए हानिकारक है। यहीं पर यदि हम सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर एनर्जी जो है अनएग्जॉस्टिबल है, यानी कभी समाप्त न होने वाली है, लेकिन इसका सेटअप करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। अभी नॉन पोल्यूटिंग है, प्रदूषण इसका बिल्कुल भी नहीं है। डिफ्यूज़ सोर्स सो गेट्स वेस्टेड, क्योंकि इसके जो सोर्सेज हैं वो डिफ्यूज्ड हैं, इसलिए जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। इधर हम ये टाइडल एनर्जी को देखें, नॉन पोल्यूटिंग है,
ये प्रदूषण रहित है, इनएग्जॉस्टिबल है, असमाप्य है, कभी समाप्त नहीं होगी, डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। लेकिन टाइडल एनर्जी से क्या होता है, जो हमारे जलीय जीव जंतु हैं उनके जीवन को खतरा है, उनके आवास को खतरा है, डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, इसको उत्पन्न करना, इसको सेटअप करना काफ़ी कठिन है। नॉन कन्वेंशनल में ये आपके देखिए न्यूक्लियर एनर्जी है, और देखिए न्यूक्लियर ये ऊपर वाले आपके ये थी, और अब देखिए एडवांटेज क्या है, एमिट्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी ये रिसोर्सेज जो हैं ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। जनरेट्स रेडियो एक्टिव वेस्टेज, और रेडियो तरंगे के जो अपशिष्ट होते हैं उनको उत्पन्न करते हैं। एक्सपेंसिव, महंगे हैं। बायोगैस जो होती है लो कॉस्ट होती है, बिल्कुल सस्ती होती है। ईजी टू ऑपरेट, आसानी से इसको बनाया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है। मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट, इसमें जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जैविक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। कोजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस प्रभावित होता है। जियोथर्मल एनर्जी जो होती है, इसका एडवांटेज क्या है, क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। जो जियोथर्मल है ये देखो इको फ्रेंडली है, पर्यावरण संबंधी, पर्यावरण मैत्रिक है, पर्यावरण से संबंधित है, इसको साफ स्वच्छ रखने में मदद करती है और हमेशा उपलब्ध है। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़, शहरों से दूर स्थित होना इसकी डिसएडवांटेज है। एंड कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, और इससे बिजली को जो है ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे हमारे कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल पावर रिसोर्सेज के। तो अब देखिए, जैसे कि पावर को जनरेट करने के लिए हमने क्या कहा था कि जो आपकी सोलर एनर्जी है उसको सेल्स पैनल्स के साथ अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि हीटिंग एंड लाइटनिंग के पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आजकल जो सोलर पैनल्स जो हैं वो वाटर हीटर के तौर पर और इवन सोलर कुकर के तौर पर इनके काफ़ी इस्तेमाल चल रहे हैं। इवन आजकल बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके अंदर सभी बिल्डिंग्स के अंदर सोलर पैनल जो हैं लगाए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स a lot of tropical countries that are blessed with abundant sunshine। देखिए, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास वाले जो एरिया में हैं, या ये कहें कि हम जो टोरिड जोन के अंदर हैं, जो आपके उष्णकटिबंध क्षेत्रीय जो देश हैं वो इसमें काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती रहती हैं, पूरे साल सूर्य की किरणें तेज चमकती हैं, ऊर्जा होती है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटनिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। देखिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल आजकल ज़्यादातर जो है आपके रोड लाइट्स के लिए या कम्युनिटी लाइट्स के लिए किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल घरों में भी आज के दिन काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि इसका इस्तेमाल सोलर कुकर के अंदर, सोलर हीटर के अंदर जिसमें पानी वगैरह गर्म किया जाता है, सोलर ड्रायर के अंदर काफ़ी बहुत हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा विंड एनर्जी। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, कभी समाप्त न होने वाली पवन ऊर्जा है। विंड मिल्स हैव बीन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमेमोरियल। देखिए, जो पवन चक्कियाँ हैं, पवन चक्कियों का प्राचीन समय से ही अनाज को पीसने के लिए, या जो जल उत्थान सिंचाई होती हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल काफ़ी समय से किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, इन मॉडर्न टाइम, आधुनिक समय में विंड मिल्स द हाई स्पीड विंड्स रोटेट द विंड मिल विच इज कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आधुनिक समय में क्या है कि तेज़ गति से चलने वाली जो पवन चक्कियाँ हैं उनको सेटअप किया गया है, जो कि जनरेटर को घुमाती हैं, जनरेटर से कनेक्टेड रहती हैं, और उसको जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। जनरेटर क्या काम कर, जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, जो क्योंकि टर्बाइन्स घूमते हैं, टर्बाइन घूमने से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। विंड फार्म्स हैविंग क्लस्टर्स ऑफ सच विंड मिल्स आर लोकेटेड इन कोस्टल रीजन्स एंड इन माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टेडी विंड्स ऑलवेज ऑन। देखिए, जो विंड फार्म्स हैं, जो कि इनकी पूरी की पूरी एक सीरीज लगी हुई है, इनके पवन चक्कियों की, ये तटीय प्रदेशों के अंदर या जो पर्वतीय दर्रे होते हैं वहाँ पर ये अधिक सेट किए जाते हैं, जहाँ पर जो लगातार तेज और नियमित पवनें चलती रहती हैं। विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क,
यूके, यूएसए एंड स्पेन आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन। ये संसार के प्रमुख देश हैं जहाँ पर विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली ओकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। देखिए परमाणु ऊर्जा जो है वो आपके जो परमाणु के केंद्रक में प्राकृतिक रूप से जो ओकरिंग सब्सटेंस होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यूरेनियम और थोरियम के मध्य में पाया जाता है। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट पावर। ये जो न्यूक्लियर हैं, ये जो फ्यूल्स हैं, इनके न्यूक्लियर फिजन के अंदर इसका जो क्रियाएं करवाई जाती है जहाँ पर ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, प्रकाश विसर्जित करते हैं। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए। देखिए आपका यूएसए विंड के अंदर भी शामिल है आपका, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री है और डेवलप्ड कंट्री हर तरह के ज़्यादातर जो होते हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को ही अडोप्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है इनको सेटअप करने की, और एक बार ये सेटअप कर लिए जाते हैं फिर ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, लंबे समय तक चलने वाले ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो अमेरिका है एंड यूरोप के अन्य देश जैसे कि हमने ऊपर जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड, ये जो देखें आपके डेनमार्क वगैरह, ये आपके यूएसए के यूरोप के देश हैं और ये इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर सभी देशों के नाम ने देकर इसने क्या दिया है, यूरोप को ही हाईलाइट किया है। इन इंडिया राजस्थान एंड झारखंड हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम, थोरियम, यूरेनियम। देखिए राजस्थान और झारखंड के अंदर भारत के जो प्रमुख प्रदेश है जहाँ पर यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द मोनोजाइट सेंट्स ऑफ केरला, और केरला के अंदर जो मोनोजाइट रेत है वहाँ पर थोरियम की जो अच्छी मात्रा पाई गई है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया आर लोकेटेड इन कलपक्कम इन तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु के अंदर भारत का जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है। राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर है, कोटा के नज़दीक। नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर, और केगा कर्नाटक के अंदर। ये भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा स्रोत हैं। इसके बाद आपका जियोथर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। क्वेश्चन यहाँ पर यही राइज हुआ कि जियोथर्मल पावर एनर्जी किसे कहते हैं, यानी जो ऊर्जा भूगर्भ से प्राप्त की जाती है वो ऊर्जा आपकी क्या कहलाती है, भूगर्भिक ऊर्जा कहलाती है। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेज स्टीडली एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ बढ़ते हैं, कोर की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ इसका तापमान लगातार बढ़ता चला जाता है। समटाइम्स दिस हीट एनर्जी मे सरफेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स। कई बार ये एनर्जी जो अपने आप को एक झरने के तौर पर, गर्म झरने के तौर पर भी अपने आप को विकसित कर लेती है। जैसे कि आपने सोना का गर्म पानी का चश्मा जो कि फास्फोरस की वजह से है, उसका नाम भी सुना होगा। इस प्रकार के कई जो गर्म पानी के चश्मे जिसको बोल देते हैं, झरने बोल देते हैं, ये आपने विभिन्न नाम सुने होंगे जो कि इसी भूगर्भिक जो ऊर्जा का ही एग्जाम्पल्स हैं। दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस ऊर्जा का इस्तेमाल जो है हम बिजली उत्पन्न करने में कर सकते हैं। उसके बाद अपना जो है जियोथर्मल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स हैज़ बीन यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग फॉर सेवरल ईयर्स। जियोथर्मल एनर्जी का भूगर्भिक जो ऊर्जा है उसका हम झरनों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है इसका कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यूएसए हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स फॉलोड बाई न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपाइंस एंड सेंट्रल अमेरिका। देखिए यूएसए हर चीज़ में आगे मिलेगा क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्री होने के नाते इसकी जो है पावर कैपेसिटी जो है वो सबसे अधिक है, तो इसलिए यूएसए हर फील्ड के अंदर सबसे आगे है। तो यूएसए है, न्यूजीलैंड है, आइसलैंड है, फिलीपाइंस हैं, मध्य अमेरिका है, ये ऐसे देश हैं जहाँ पर जियोथर्मल पावर एनर्जी जो है उसको बहुत अधिक विकसित किया गया है। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। भारत में भी ये दो क्षेत्र हैं, एक हिमाचल प्रदेश के अंदर मणिकरण है और दूसरा आपका पूगा वैली लद्दाख के अंदर है। ये दो भारत के प्रमुख जियोथर्मल पावर एनर्जी के स्रोत हैं। यहाँ पर देखिए ये जियोथर्मल एनर्जी इन मणिकरण, उसका ये सीन दिखा रखा आपको जियोथर्मल पावर एनर्जी का। कुकिंग फूड विद द हेल्प ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, जो कि यहाँ पर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किया है। किचन का ये आपको फोटोग्राफ दिया हुआ है। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी, यानी जो समुद्रों में जो लहरें उठती हैं उन लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है उसको ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी
harness by building dams at narrow openings of the sea, जहाँ पर समुद्र और रास्ते जो स्थल होता है उसके बीच जो तंग गलियारे होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो ओपनिंग डैम्स बना करके इस एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है, ऑब्टेन किया जा सकता है। ड्यूरिंग हाई टाइड द एनर्जी ऑफ द टाइड्स इज़ यूज टू टर्न द टरबाइन, जब समुद्र के अंदर लहरें आती हैं तो उन लहरों के ज़रिए जो समुद्र के पास किनारे पर जो डैम्स बनाए गए उनमें पानी चला जाता है और वहाँ पर जो टरबाइंस लगाए गए हैं उस पानी के जाने से, उस पानी के मूवमेंट से वो टरबाइन के अंदर जो ब्लेड लगे हुए होते हैं वो ब्लेड घूमते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। रशिया, फ्रांस एंड गल्फ ऑफ कच्छ इन इंडिया हैव ह्यूज टाइडल मील फार्म। देखिए रूस, फ्रांस और भारत के अंदर जो रन ऑफ कच्छ है इसके अंदर विशाल आपके ये पवन चक्की, पवन फार्म मिलते हैं, पवन ऊर्जा के स्रोत मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग एंड किचन वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस फ्यूल कॉल्ड बायोगैस। देखिए हमारे घर में जो जैविक या हमारे जो पशुओं का गोबर होता है या हमारे रसोई का जो कूड़ा कचरा होता है उसको हम गैसियस फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं और इसी को बायोगैस बोला जाता है। द ऑर्गेनिक वेस्ट इज डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया इन बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट बायोगैस विच इज़ एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए ऑर्गेनिक के जो वेस्ट होता है, हमारा जैविक जो अवशिष्ट होता है उसको बैक्टीरिया जो है डिकम्पोज कर देते हैं। अब घटक जो कारक होते हैं वो उसको अपघटित करके जो डाइजेस्टर्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करके बायोगैस हैं वो एमिट करते हैं, जो कि मुख्य तौर पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है। बायोगैस इज एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग एंड प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर ईच ईयर। बायोगैस जो है वो आपका घर के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण जो ऊर्जा का स्रोत है, जो कि खाना बनाने में ऊर्जा, इवन घर में प्रकाश करने में इस्तेमाल किया जा सकता है और इससे प्रतिवर्ष हमारी जो जैविक खाद है वो भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है। देखिए यदि एक तरह से हम देखा जाए, हमने इस चैप्टर का अवलोकन किया है तो देखा जाए तो एनर्जी लगभग हर फॉर्म में और हर जगह पाई जाती है। एनर्जी इज एवरीवेयर, ऊर्जा जो है वो प्रत्येक जगह, बट वी कैन सी दैट हार्नेसिंग दिस एनर्जी इज़ बोथ डिफ़िकल्ट एज वेल एज कॉस्टली। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस एनर्जी को कन्वर्ट करने में जो ये न केवल महंगी है बल्कि मुश्किल भी है। ईच वन ऑफ यू अस कैन मेक ए डिफरेंस बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी। यदि हम सभी मिलकर के प्रयास करें और ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाएं, तो ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाना ही ये एक तरह से ऊर्जा जनरेट करना होता है और इससे हम ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा जो है बदलाव ला सकते हैं। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि एनर्जी बचाकर ही हम एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। एनर्जी बचाना भी एक प्रकार से एनर्जी उत्पन्न करना है। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अभी से आप इस क्रिया में जुट जाइए, अभी से आप इस काम में लग जाइए, ऊर्जा को बचाना शुरू कर दीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो इस प्रकार से अपना जो चैप्टर था ये ख़त्म होता है। आज इसको हमने फाइनलाइज़ किया, बिल्कुल एंड पर ले आए। इसका काफ़ी लंबा चैप्टर था जिसके कि 4-5 वीडियो बने हैं। तो इस प्रकार से इसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। इन क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट करें या फिर लास्ट में सभी एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स हैं ये कंप्लीट करने के बाद एक सॉल्यूशन वीडियो भी हम चैप्टर वाइज डालेंगे इन क्वेश्चंस की। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।